मित्रवराः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री महोदयाः, प्रयांसः शोधछात्राः सर्वेभ्यः सुप्रभातं प्रणामाश्च। गतदिने दिनद्वयात् पूर्वम् अस्माभिः पाठसम्पादनम् इति विषये चर्चा कृता अस्ति। तस्य किंचित् अनुबन्धरूपः एव विषयः अद्य चितः अस्ति। मातृकासंग्रहः इति तस्य इतिहासश्च इति। अस्मिन् विषये अद्य वयं किंचित् पश्यामः। Let me share my screen. Yes, you can share. Today you are co-host. Thank you. Okay, thank you. दृश्यते? दृश्यते। मातृका अस्माकं विषयः अस्ति मातृकासंग्रहः तस्य इतिहासश्च इति। तर्हि आरम्भे अस्माभिः किंचित् भाषायाः विकासविषये अस्माभिः किंचित् द्रष्टव्यमस्ति। तत्र लैंग्वेज तत्र आंग्ले अस्ति, हिन्द्यामपि किंचित् वक्तुम् अहं प्रयते। लैंग्वेज भाषा इत्यस्याः भागद्वयम् अस्ति, स्पोकन एंड रिटन, मौखिक तथा लिखित रूप। Most natural languages developed as oral languages, and writing systems have usually been crafted or adapted as ways of representing the spoken language इति अस्ति। अर्थात अधिकांश प्राकृतिक भाषाओं को मौखिक भाषाओं के रूप में विकसित किया गया है और लेखन प्रणाली को आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा का प्रतिनिधित्व करने के तरीकों के रूप में तैयार या अनुकूलित किया गया है। इसका मतलब ये है भाषायाः प्रथमं स्वरूपं स्पोकन मौखिकम इत्येव आसीत्, रिटन इति लिखितं रूपम् अनन्तरकाले एव जातम् इति अस्य अर्थः। पश्यन्तु, तस्य एक चार्ट मया तत्र दत्तमस्ति। ओरालिटी, स्पोकन वर्ड, तदनन्तरम् अस्माकं मातृका मैनुस्क्रिप्ट्स् इति यदि भवन्ति लिखितं रूपं, तदनन्तरम् उसके बाद प्रिंट, उसके बाद आचार्याः मन्ये हैंग पुनः जातमस्ति। अत्र अस्माकं स्लाइड अग्रे न दृश्यते। मातृका संग्रह तस्य इतिहासश्च इति प्रथम स्लाइड एव दृश्यते। ओहो, मैं फिर से करता हूँ। अभी प्रथम स्लाइड एव मह्यं दृश्यते, कदाचित् इतरेभ्यः अन्यत् दृश्यते। नेक्स्ट स्लाइड भवतां। इदानीं किं दृश्यते? इदानीं किं दृश्यते? तदेव मातृका संग्रह तस्य इतिहासस्य इत्येव दृश्यते। तदेव दृश्यते वा? एक्चुअली नेक्स्ट आगतमस्ति, पश्यामि। इदानीं किमपि नास्ति किल? नास्ति, किमपि नास्ति। पुनः पश्यामि। दीपकः दृश्यते वा? नेक्स्ट स्लाइड। इदानीं दृश्यते। लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इति दृश्यते। सत्यम्, इदमेव दृश्यते इदानीं। सत्यं। तत्र एतदेव मया उक्तमासीत्। लैंग्वेज इत्यस्य स्पोकन एवं रिटन इति भागद्वयम् अस्ति। मोस्ट नेचुरल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एज ओरल लैंग्वेजेस
And writing systems have usually been crafted or adapted as ways of representing the spoken language. और लेखन प्रणाली को आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा का प्रतिनिधित्व करने के तरीकों के रूप में तैयार या अनुकूलित किया गया है। मतलब पहले स्पोकन था, उसके बाद रिटन आया है। ये आ रहा है अभी? नेक्स्ट स्लाइड जी। हाँ, आगच्छति। हाँ, ठीक है। तो उसका एक चार्ट है वहां पे, ओरलिटी स्पोकन वर्ड फर्स्ट, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स, हम आगे जा रहे हैं उसके बारे में बोलने के लिए, और उसके बाद प्रिंट, और उसके बाद लास्ट आता है आज के काल के इलेक्ट्रॉनिक जो भी आता है। देखिए नेक्स्ट है साइंस ऑफ राइटिंग इति अस्ति। लेखनस्य शास्त्रमिति वयं वदामः। आंग्ले अस्य ग्राफोलॉजी इति नाम अस्ति। तस्य अपरम नाम अस्ति, दूसरा एक नाम है ऑर्थोग्राफी। ये एक ग्रीक वर्ड है। ऑर्थोस मीन्स स्ट्रेट या करेक्ट, और ग्राफीन इज इक्वल टू राइट इति अर्थः। तर्हि सम्यक् लेखनम् इत्येव अस्य ऑर्थोग्राफी इत्यस्य ग्रीक भाषायाम् अस्य अर्थः। Orthography is largely concerned with matters of spelling, and in particular the relationship between phonemes and graphemes in language. Phonemes means varna, grapheme means लिपि। तो ये ऑर्थोग्राफी जो है उसमें इन दोनों का रिलेशन के बारे में स्टडी होती है। Phonemes and graphemes in a language. Orthographic units such as letters of an alphabet are technically called graphemes. These are a type of abstraction analogous to the phonemes of spoken languages. उसके बाद टाइप्स ऑफ राइटिंग में, राइटिंग के अलग अलग प्रकार हैं। The writing systems on which orthographies are based can be divided into a number of types. इसके अलग अलग प्रकार है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ यूनिट ईच सिंबल सर्व्स टू रिप्रेजेंट। द प्रिंसिपल टाइप्स आर, उसके मेन टाइप्स का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो है लोगोग्राफिक, सेकंड है सिलेबिक, थर्ड है अल्फाबेटिक। लोगोग्राफिक में विद सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स, सिलेबिक में विद सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग सिलेबस, अल्फाबेटिक में with symbols roughly representing phonemes। इसका विस्तृत विवरण आगे है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूं अभी। फिर all ancient writings come under paleography। प्राचीन जो लिखित प्रक्रिया है उसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड है। पैलाइस एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है एंशिएंट, प्राचीन इति अर्थः। एपिग्राफ ये भी ग्रीक वर्ड है। अपॉन राइटिंग ऑन रॉक एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में ये जो लेखन किए थे वो रॉक मतलब चट्टानों के ऊपर, ऐसे कठिन मटेरियल्स के ऊपर लिखा जाते थे पहले। और इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्राइब, कार्व, ग्लाइफ है, कार्विंग। इन आर्कियोलॉजी ए ग्लिफ इज ए कार्व्ड और इंस्क्राइब्ड सिंबल। हेरोग्लिफ्स, सेक्रेड ग्लिफ्स। ये ग्लिफ्स का मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हेरोग्लिफ्स, सेक्रेड पिक्चर्स। ये पुराना पिक्चर है, दिखाई दे रहा है ना पिक्चर? दृश्यते श्रीमन्, दृश्यते। हाँ, तो उसमें सिंबल्स भी है। एक्चुअली जो वो सिंबल है वो भाषा है, वर्ड ही है। एक्चुअली हम पढ़ नहीं पाएंगे उसको, जो उस लिपि को नहीं जानते हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स सम वर्ड्स देयर। चित्राणि अपि तत्र दृश्यन्ते, तत्र सिंबल्स अपि दृश्यन्ते, तत्र पदानि अपि लिखितानि सन्ति। Hieroglyphs, sacred pictures.
देखिए पैलियोग्राफी, ये पैलियोग्राफी क्या है? तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी जब हम पढ़ने जाएंगे तब पहले हमको इसके बारे में भी सोचना पड़ता है, पैलियोग्राफी क्या होता है। ऐतिहासिक लेखन प्रणालियों का अध्ययन है पैलियोग्राफी। Paleography is an important field of Indological research. Indological research में इसका बहुत importance है। Paleography is the study of historic writing systems and the deciphering and dating of historical manuscripts, including the analysis of historic handwriting. तो ये है पैलियोग्राफी, ऐतिहासिक लेखन प्रणालियों का अध्ययन। और हैरपन सील्स, द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स, हम जानते हैं सबसे प्राचीन है हारप्पा की मोहरें, हैरपन सील्स, द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट येट डिसाइफर्ड फुली पोज ए चैलेंज टू द रिसर्चर्स। देखिए हारप्पा से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हमको मिला है। मोहरे सबसे प्राचीन दस्तावेज है जो अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। ये शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती है, चैलेंज तो है ही। ऐसे ही डॉक्टर एस.आर. राव, द फेमस मराइन आर्कियोलॉजिस्ट, एंड डॉक्टर मयंक वहिया ऑफ TIFR हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू दिस फील्ड। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है इसमें। डॉक्टर एस.आर. राव एक और एक डॉक्टर मयंक। Young scientists have a bright future in this area. इस क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों का भविष्य उज्जवल है। और ऐसे ही रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका एट गिरनर, कलसी यूपी, धौली उड़ीसा, सोपारा थाने, इरागुड़ी नियर Kanul, and other minor inscriptions give a clear picture of society in that time. तो यदा वयम् एतत् पठितुं गच्छामः तदानीन्तन रॉक एडिक्ट्स, शिलालिखितानि यानि भवन्ति, तत् पठितुं यदा वयं गच्छामः तदानीम् अस्माभिः अवगम्यते तदानीन्तन समाजः कीदृशः आसीत्, तदर्थमेव शोधः क्रियते। तदानीन्तन कल्चरल स्थिति का आसीत् एवं सामाजिक स्थिति का आसीत्, इसका एक क्लियर पिक्चर हमको मिलता है। इस क्षेत्र में पहले ही बोला हूं, इस क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों का भविष्य उज्जवल है। शिलालेख उस समय के समाज की स्पष्ट तस्वीर हमको देते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस गिव डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल, देखिए क्या क्या हमको मिलता है वहां से। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस गिव डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल, sociological, educational, philosophical, ritual aspects, and as such attracts large number of students in these areas to take up further research. आगे रिसर्च को बढ़ाने के लिए शोध छात्रों को बहुत हेल्प करता है ये इंस्क्रिप्शंस। हमारे टॉपिक में आते हैं अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखिए व्हाट इज ए मैन्युस्क्रिप्ट? मातृका, हस्तप्रति, पांडुलिपि, ये क्या होता है? देखिए मैनुस मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मीन्स रिटन, अतः मैन्युस्क्रिप्ट इत्यस्य हैंड रिटन इति अर्थः। मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन, एनीथिंग रिटन बाय हैंड हैविंग सम significance at least 70 years old is manuscript। देखिए 1 महीने पहले 2 महीने पहले जो लिखा है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है at least 70 years old is manuscript। 70 साल पुराना होना है ये मैन्युस्क्रिप्ट। वेरियस टाइप्स एंड स्क्रिप्ट्स, वहां भी अलग अलग प्रकार है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो प्रतल होता है, एक पाम लीफ है, बिर्च बार्क है, पेपर है, क्लोथ वस्त्र है, स्किन चर्म, मृग चर्म इत्यादि एक्सेट्रा, रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लाइक शारदा, तेलुगु, ग्रंथा, नागरी, नंदी नागरी एक्सेट्रा। ये आप जानते होंगे मैन्युस्क्रिप्ट लिपीज जो प्राचीन काल में संस्कृत लिखने के लिए यूज करते थे। एक शारदा है, कश्मीर से है,
तेलुगु ग्रंथा, नंदीनागरी, तिग्लारी, ऐसे बहुत सारे मैनुस्क्रिप्ट हैं, एंशियंट मैनुस्क्रिप्ट्स। तर्हि कदाचित् अस्माकं संशयः भवति, किमर्थम् एताः लिपयः इति। इत्युक्ते तदानीन्तनकाले प्रादेशिकलिपिः या अस्ति सा लिपिः पूर्णरूपेण संस्कृतं लेखितुं क्षमा नासीत्। इत्युक्ते केचन वर्णाः तत्रत्य लिप्यां न आसन्, अतः एव पूर्णतया संस्कृतं पूर्णरूपेण लेखितुम् एताः लिपयः तैः समादृताः। तेषु प्रमुखा लिपिः, तासु प्रमुखा लिपिः अस्ति एका शारदा, सौत् मध्ये ग्रन्था इति काचित् लिपिः। Manuscripts and archives are unique documents, handwritten or typed letters, diaries, meeting minutes, photographs, financial records, etc., produced by people and organizations. तो हम किसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बुला सकते हैं? ये यहाँ पे लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्काइव्स आर यूनिक डॉक्यूमेंट्स। ये सुप्रधान डॉक्यूमेंट्स है, और वो भी हैंड रिटन हो सकता है, टाइप लेटर्स हो सकता है, डायरीज हो सकते हैं, मीटिंग मिनट्स हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा हो सकता है। और ये संगठनों द्वारा निर्मित और नहीं तो इंडिविजुअल व्यक्ति ने लिखा होगा, नहीं तो संगठनों द्वारा निर्मित होगा। ये अद्वितीय दस्तावेज जो है, इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट और आर्काइव कहते हैं। देखिए हिंदी में इसका मैन्युस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं अंकुर लेख, पांडुलिपि, मातृका, हस्तलेख, शिलालेख, ताम्रपट, ऐसे बहुत सारे नामों से ये प्रसिद्ध है। तो ये पुस्तकस्य रक्षण विषये कश्चन श्लोकः अत्र अस्ति। कथं पुस्तकस्य रक्षणं करणीयं? पश्यन्तु, मैनुस्क्रिप्ट रक्षणं कथं करणीयं? संभूष्यं सदपत्यवत् परकरात् रक्ष्यं च सुक्षेत्रवत् संशोध्यं व्रणितांगवत् प्रतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत् बध्यं बध्यवत् श्लथं दृढगुणैः स्मर्यं हरेर्नामवत् नैवं सीदति पुस्तकं खलु कदाप्येतत् गुरूणां वचः। पश्यन्तु कियान् सुन्दरः श्लोकः अस्ति। पुस्तकस्य रक्षणविषये कथम् अस्य भूषणं करें? संभूष्यं सदपत्यवत्, अपत्य को जैसे हम आभूषण देते हैं तथा तस्य संभूष्यं, तस्य भूषणं करणीयं। परकरात् रक्ष्यम्, अन्येषां हस्तेभ्यः तस्य रक्षणं करणीयं। च सुक्षेत्रवत् संशोध्यं व्रणितांगवत्, व्रणितांगवत् तस्य शोधनं करणीयं। प्रतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत्, देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पुस्तक को प्रतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत्। ये छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं कि हम आज एक पुस्तक लेते हैं फिर एक महीने के बाद उसको लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रतिदिनं वीक्ष्य च सन्मित्रवत्, क्लोज फ्रेंड को हम जैसे देखते हैं ऐसे ही हर दिन पुस्तक को देखना है। ऐसे पुस्तक के रक्षण के बारे में एक श्लोक में ऐसा कहा गया है। आर्ट ऑफ राइटिंग, तो मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही आया है। आर्ट ऑफ राइटिंग क्या होता है? पाण्डुलेखने फलके भूमौ वा प्रथमं लिखेत्। तत्र अस्माभिः उक्तं, तत्र विभिन्न तलेषु लेखनम् आसीत् प्राचीनकाले। तत्र ओरिजिनल लेखनात् पूर्वं तैः किं क्रियते स्म? फलके भूमौ वा प्रथमं लिखेत्। पहले एक टेस्टिंग के लिए एक फलक में लिख सकते हैं, उसके बाद भूमि में प्रतल में लिखते हैं, उसके बाद न्यूनाधिकं तु संशोध्य पश्चात पत्रे निवेशयेत्। फिर उसमें चेक करना है हमको, कुछ न्यून है क्या, कुछ अधिक है क्या, ये संशोध्य संशोधनं कृत्वा अनन्तरं पत्रे
निवेशयेत्। यत्किमपि पत्रमस्ति, भूर्जपत्रं वा तालपत्रं वा यत्किमपि अस्ति, अनन्तरमेव संशोधनं कृत्वा एव तत्र लिखन्ति स्म। तदेव आर्ट् आफ् रैटिङ्ग् इति आसीत्। पुनः पश्यन्तु, तत्र टाइप्स ऑफ राइटिंग आंग्ले लोगोग्राफी इति उच्यते। एर्लिएस्ट राइटिंग सिस्टम, प्रारंभिक लेखन प्रणाली बोलते हैं। वो कैसे थे आरंभिक लेखन प्रणाली? सेट ऑफ पिक्चर, एम्ब्लम, सिंबल कन्वेज मीनिंग। पहले ये वर्णमाला नहीं थी, तो तब कैसे लिखते थे? सेट ऑफ पिक्चर्स, चित्र है, एम्ब्लम प्रतीक है, एवं चित्र प्रतीक आदि अर्थ व्यक्त करता है। प्रारंभिक लेखन प्रणाली चित्र प्रतीक आदि अर्थ व्यक्त करता है। उसके बाद पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स लाइक चाइनीज लिपि आप देखे होंगे, चित्र जैसा है लेकिन भाषा है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स लाइक चाइनीज, जापानीज, लोगोस ऑफ कंपनीज इन पिक्चोरियल फॉर्म, वो आज भी है। कंपनीज, एसबीआई के लोगोस है, हम देख पाएंगे। तो वो पिक्चोरियल चित्र के रूप में है, वो प्राचीन काल में भी वो था। टाइप्स ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स, ऐसे ही टाइप्स ऑफ राइटिंग में ये भी आता है। वर्ड अल्फाबेट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक अल्फा एंड बेटा, ये दो शब्द है, ग्रीक शब्द है अल्फाबेट, एक अल्फा और बेटा शब्द से निकला है। अल्फाबेट स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेटर्स, ग्राफेम्स, कंसिस्ट ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स, स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर उसमें होंगे। स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज एक्सपेक्टेड। रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD आप जानते होंगे, रोमन स्क्रिप्ट्स के जो 1 2 है, ऐसे ही इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD है। देवनागरी स्क्रिप्ट वोवेल्स फर्स्ट देन कंसोनेंट्स, पहले स्वराक्षर उसके बाद व्यंजनाक्षर। तो स्क्रिप्ट अथवा लिपि क्या है? उसका एक धात्वर्थ है लिप उपदेहे इति अस्ति, उपदेहो वृद्धिः। उसका है एनोइंटिंग। एनोइंटिंग का मतलब है तैलाभिषेक बोलते हैं। तैल, कुछ पहले मैंने बोला था वो कठिन सरफेस में लिखते थे और लिखने के बाद तैलाभिषेक करते थे तो अक्षर या सिंबल सुंदर बनता है, उसको एनोइंटिंग बोलते हैं, तैलाभिषेक। फिर स्मीयरिंग है, कवरिंग है। स्मीयरिंग लेपनम, लेपनम भी स्मीयरिंग है। लिप प्लस इक, लिपि ही, रेखा समुदाय रूपा, कार्विंग, एंग्रेविंग, कवरिंग। एपिग्राफ, एपिग्राफ ये भी ग्रीक वर्ड है, एपी ग्रीक, अपॉन, राइटिंग ऑन रॉक एक्सेट्रा। उसका उदाहरण है अशोकन रॉक एडिक्ट्स, वो पिलर्स जो है अशोकन, उसमें जो राइटिंग्स हैं उसको उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। फिर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब, खार, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा, बस शिला में नहीं कॉपर प्लेट्स में भी लिखते थे प्राचीन काल में। प्राचीन लेखन चट्टान, ईंट आदि कठिन सतहों पर थे करके हमें प्रूफ मिलता है। फिर लेखन साधनानि, तो बहुत सारा नाम है इसमें, देखिए एक बार। शलाका है, एक चित्र भी दिया गया है वहां पे। शलाका, वर्णिका, लेखनी, तूलिका, कूर्चः, मसी पात्रम, मसी, धातु पात्रम, वस्त्रम, हस्तिदंतः। हस्तिदंतः जानते हैं ना, हस्तिदंतः हाथी का दांत। तालपत्रम, भूर्जपत्रम, तूर्णपत्रम, ऐसे बहुत सारे लेखन साधनानि आसन। एक पिक्चर और एक पिक्चर है लेखन साधनानि, उसमें आप देख पाएंगे सुंदर लेखनियां, उसमें वो मेटल भी है उसमें और शलाका भी है। देखिए, वेरिएशन इन स्क्रिप्ट्स। Ancient writings were on hard surfaces like rocks, bricks with carved letters, so linear writings were in vogue. पहले मैंने बोला था प्राचीन लेखन चट्टान, ईंट आदि कठिन सरफेस पर थे। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ब्रॉट राउंड शेप्स, उसके बाद ये जो अक्षर है, वर्ण है,
वो विकास के कालखंड में वो राउंड शेप में आने लगा। लेटर राइटिंग्स ऑन birch bark, palm leaves, handmade paper, cloth could have variations। उसके बाद शिलालेखन के बाद राइटिंग्स birch bark में आ गया, palm leaves में आ गया, भुर्जपत्र में आ गया, हैंडमेड पेपर में आ गया, क्लोथ में आ गया। तत्र भिन्न भिन्न वेरिएशन्स अपि आसन्। तत्र चित्रे अधः एकवारं पश्यन्तु। तत्र लेफ्ट मध्ये ब्राह्मी लिपेः अक्षराणि तत्र दृश्यन्ते। राइट साइड मध्ये राइट में जो है वो ग्रंथ लिपि है। का, ये का है, का, ख, ग, घ, ङ, छ, छ, ज, झ, ञ ग्रंथ लिपि है। जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ सकते हैं ग्रंथ लिपि। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। Ancient manuscripts are storehouses of knowledge on different sciences and law। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे बोला है। प्राचीन पांडुलिपियां विभिन्न विज्ञानों और विद्याओं पर ज्ञान के भंडार हैं। सेकंड है डिसाइफरिंग वेरियस स्क्रिप्ट्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इज की टू अनर्थ दिस हिडन ट्रेजर। हम जानते हैं भारत की ज्ञान राशि कितना बड़ा है हम जानते हैं, तो पांडुलिपियों को, विभिन्न लिपियों को समझना इस छिपे हुए खजाने का पता लगाने की कुंजी है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स। समटाइम्स स्क्रिप्ट्स वेरी, लैंग्वेज रिमेन्स सेम संस्कृत। ये मैंने पहले बोला था, स्क्रिप्ट्स अलग अलग होंगे। शारदा हो सकता है, ग्रंथा हो सकता है, तिगलारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज सेम ही था, संस्कृत। So knowledge of Sanskrit along with different scripts is necessary to know Indian heritage। देखिए बोला था कभी कभी लिपियां बदलती हैं लेकिन भाषा वही रहती है संस्कृत। और knowledge of Sanskrit along with different scripts is necessary to know Indian heritage। इसलिए भारतीय विरासत को जानने के लिए विभिन्न लिपियों के साथ संस्कृत का ज्ञान भी अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमारी मतलब जो संस्कृत पढ़ते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। संस्कृत तो ऑलरेडी जानते ही हैं, तो हम थोड़ा मैन्युस्क्रिप्ट लिपीस, प्राचीन लिपीस पढ़ने के लिए थोड़ा कोशिश करेंगे तो रिसर्च के लिए वो बहुत फायदा रहेगा, ऐसा मेरा अभिप्राय है। देखिए पांडुलिपि क्या होता है वो हिंदी में उसका एक संग्रह दिया है। पांडुलिपि या मातृका ग्रंथ एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष है। ये हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। आंग्ल भाषा में ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों को MS या MSS इन संक्षेप नामों से भी जाना जाता है। हम रिसर्च में हम देखते हैं MS, पिछले क्लास में मैंने बोला था ग्रंथालिपि है, ग्रंथा मैन्युस्क्रिप्ट है तो GRMS1 ऐसे देते थे। हिंदी भाषा में ये पांडुलिपि, हस्तलेख, हस्तलिपि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों के द्वारा संस्कृत का अध्ययन आरंभ हुआ। इसका थोड़ा इतिहास में बताता हूं यहाँ पे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों के द्वारा संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अध्ययन आरंभ होने के पश्चात इसकी प्रसिद्धि 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में मानी जाती है। उस कालखंड में भारत में स्थित मातृका ग्रंथों का अध्ययन एवं संरक्षण विविध संगठनों के द्वारा किया गया है। ये उसका एक पांडुलिपि मातृका संग्रहण का एक इतिहास का आरंभ है, यहाँ से 16th सेंचुरी से है। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र,
मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से, किसी दूसरे दस्तावेज से, यांत्रिक या वैद्युत रीति से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं। तो क्या पांडुलिपि क्या होता है करके यहाँ पे लिखा है। और पांडुलिपि स्वयं अपनी रक्षा के लिए क्या कहते हैं, देखिए, तैलाद रक्षेत, ये बहुत प्रसिद्ध है श्लोक, तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। क्या बोलते हैं पुस्तक अपनी रक्षा के बारे में, मुझे जल से, तेल से, ढीले बंधन से बचाए, मुझे मूर्ख के हाथ में नहीं थमाना चाहिए, ऐसा पुस्तक कहता है, पुस्तक स्वयं कहता है, लिखा है एक श्लोक। और अभी देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो मातृका ग्रंथ है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका उद्देश्य क्या है। एक प्रमुख उद्देश्य ये है भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा का संरक्षण। सेकंड है, अतः मातृका ग्रंथों या पांडुलिपियों का इतिहास ही भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। बल, विक्रम और आयु के साथ कालांतर में मनुष्य की स्मृति शक्ति का ह्रास हुआ। देखिए कैसे ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी आया है, ये लिखा है यहाँ पे, बल, विक्रम, आयु, ये सब कालांतर में इसका ह्रास होता ही है। ऐसे ही मनुष्य की स्मृति शक्ति का भी ह्रास हुआ, जिस ह्रास के कारण ज्ञान का और शोध प्रबंधों का रक्षण करने के लिए मातृका ग्रंथों की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग आरंभ हुआ। ये मैन्युस्क्रिप्ट के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके प्रकार के बारे में है यहाँ पे, मातृका ग्रंथ अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और सुवर्णपत्र आदि प्रसिद्ध प्रकार हैं। वर्तमान में सर्वाधिक मातृका ग्रंथ भोजपत्रों और ताड़पत्रों में प्राप्त होते हैं। ताड़पत्र लोह लेखनी से लिखे जाते थे, वो तो पहले मैंने दिखाया था, वो चित्र में लिखाया था, लेखन सामग्री। मातृका ग्रंथों के लेखन में विशिष्ट साधन और कौशल। मातृका ग्रंथ के लेखन विद्वान और कलाओं से पूर्ण होने चाहिए। एतत् किमर्थम् उक्तम् अस्ति, अस्माभिः पूर्णमेव उक्तं, मातृकासु भाषा प्रायः संस्कृतम् एव आसीत्, तर्हि यः तस्य कॉपी करोति, स्क्राइब यः भवति, तस्य अपि संस्कृतज्ञानम् अनिवार्यम् अस्ति। संस्कृते यः विद्वान् अस्ति सः एव उत्तमरूपेण हितरूपेण एतत् मातृका ग्रन्थस्य सम्पादनं कर्तुं शक्नोति, लेखितुम् अपि शक्नोति। मातृका ग्रंथ के लेखक विद्वान और कलाओं से पूर्ण होने चाहिए। तो हम जानते हैं मैक्स मुलर को, जर्मनी देश के वेद विद्वान हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा है कि इस समस्त संसार में ज्ञानियों और पंडितों का देश एकमात्र भारत ही है, जहां विपुल ज्ञान संपदा हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में सुरक्षित है। देखिए ये किसी भारतीय ने नहीं बोला है, वो जर्मन विद्वान जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ये इस समस्त संसार में ज्ञानियों और पंडितों का देश एकमात्र भारत ही है। ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण है, अभिमानपूर्ण है, जहां विपुल ज्ञान संपदा हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में सुरक्षित है। यहाँ पे हमें एक सोचना चाहिए, ये सच है कि भारत में है बहुत सारे ज्ञान संपदा है, हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में सुरक्षित है, क्या हम उसको उचित रूप से देखते हैं, उसमें शोध करते हैं? ये प्रश्न उठाएंगे तो उसका उत्तर ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं केरल का मैं बताता हूं, त्रिवेंद्रम में एक मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। उस मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में अराउंड 50,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और उनमें
95%, 99% बता सकते हैं अनपब्लिश्ड है। अभी भी उसके अंदर क्या है, क्या ज्ञान उसके अंदर है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला, हम संस्कृतज्ञों का दायित्व है ये मैन्युस्क्रिप्ट, प्राचीन लिपि सीखना, और कम से कम एक मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर उसका संपादन करना है, पब्लिश करना हमारा लक्ष्य है। और आप अभी कर सकते हैं, आप शोध के छात्र हैं, आपके पीएचडी के साथ भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कर पाएंगे। मातृका ग्रंथों का संरक्षण का इतिहास है यहाँ पे। आरंभ में संस्कृत मातृका ग्रंथों का संरक्षण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, आपने सुना होगा ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया ऑफिस ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा हुआ था। फिर 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संस्था की स्थापना हुई। उस संस्था के द्वारा भारत में विद्यमान मातृका ग्रंथों का संकलन कार्य प्रारंभ हुआ। इस संस्था के ग्रंथ संग्रह की सूची 1807 में लंदन से प्रकाशित हुई है। उस सूची के मुख्य संपादक सर विलियम जोन्स और लेडी जोन्स थे। हेनरी थॉमस कॉलब्रुक को 1807 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक मातृका ग्रंथों को संरक्षित की। उनके द्वारा लिखित शोधपूर्ण विवरणिका आज भी लंदन में सुरक्षित है। उनका अनुसरण करते हुए अन्य विद्वानों ने भी 1817 और 1934 के मध्य विभिन्न ग्रंथ संग्रहों को प्रकाशित किया। उस कार्य में मुख्य व्यक्ति पंडित हरप्रसाद शास्त्री माने जाते हैं। 8वें भाग का संपादन 1934-40 के मध्य श्री किसी कोई चिंतागण चक्रवर्ती ने किया है। और ये एक मातृका ग्रंथों का संरक्षण का एक इतिहास संग्रह के रूप में यहाँ पे दिया है। फिर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, आपने सुना होगा। और 2003 में, शायद 2003 में इसकी स्थापना हुई है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। मैन्युस्क्रिप्ट्स के संरक्षण के लिए हुआ है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नमामि बोलते हैं, की स्थापना भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने सन 2003 के फरवरी माह में की। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष रखी गई है, अभी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन में है शायद। इसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा को खोजना एवं उसको संरक्षित करना, यही इनका लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 50 लाख पांडुलिपियां हैं, जो संभवतः विश्व में सबसे बड़ी पांडुलिपियों की संख्या है। सब मिलाकर ये पांडुलिपियां ही भारत के इतिहास एवं चिंतन की स्मृति है। ये पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं, लिपियों एवं विषयों की है। मैंने पहले बोला था विभिन्न लिपियों में, और नॉर्थ में, उत्तर में, कश्मीर में जो मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट सबसे ज्यादा शारदा लिपि में है, और साउथ में जो है सबसे ज्यादा ग्रंथा और नंदीनागरी में है। ये भारत के अंदर और भारत के बाहर सरकारी संस्थाओं या निजी हाथों में है। नमामि इन सब का पता लगाने, इसको सुरक्षित रखने, इनका दस्तावेज बनाने और इनको जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, ताकि भारत के भूत को इसके वर्तमान एवं भविष्य से जोड़ा जा सके। अभी भी कार्यरत है ये संस्था, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। मैं आपके लिए मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स भारत में जो है उनका एक लिस्ट संग्रह रूप से दिया है। उसका नाम आप पढ़ सकते हैं। नॉर्थ के साइड में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज ले, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNC न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ EIGNC का अलग अलग रीजनल सेंटर्स भी है। वाराणसी में एक सेंटर है,
केरल में एक सेंटर है, पुडुचेरी में एक सेंटर है, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर शिमला, द हिमालयन सोसाइटी ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन नैनीताल, वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन, रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर, नागार्जुना बुद्धिस्ट फाउंडेशन, इंडियन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट लखनऊ, विश्वेश्वरानंदा विश्व बंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज होशियारपुर, सेंट्रल लाइब्रेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ये नॉर्थ साइड का है। फिर हम साउथ में आएंगे तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना, इंटैक चित्रकला परिषद आर्ट कंजर्वेशन सेंटर बेंगलुरु, तमिलनाडु गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, कर्नाटक स्टेट आर्काइव्स बैंगलोर तंजावुर महाराजा, सेंटर फॉर हेरिटेज स्टडीज हिल पैलेस म्यूजियम केरला, रीजनल कंजर्वेशन लैबोरेटरी त्रिवेंद्रम केरला, स्टेट आर्काइव्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद तेलंगाना। ईस्ट में जाएंगे तो उधर भी है सरस्वती भद्रक, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, श्री देव कुमार जैन ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आर्ट कंजर्वेशन सेंटर भुवनेश्वर, संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा, कृष्णकांता हांदीकी लाइब्रेरी आसाम, मणिपुर स्टेट आर्काइव्स मणिपुर, एवं अरुणाचल प्रदेश में भी एक है। वेस्ट साइड में जाएंगे तो राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, महावीर दिगंबर जैन पांडुलिपि संरक्षण केंद्र जयपुर, उसके बाद गुजरात में एक है बोरी, वो बहुत प्रसिद्ध है पुणे में महाराष्ट्र में, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। सेंट्रल में आएंगे तो एक उज्जैन में एक है सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट सोरी करके, उज्जैन में एक है। और मैन्युस्क्रिप्ट आपको अभी अगर इंटरेस्ट है तो मैन्युस्क्रिप्ट सीखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। बेसिक लेवल कोर्सेज हैं ऑन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, एडवांस लेवल वर्कशॉप ऑन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, रिसर्च फेलोशिप्स, गुरुकुला फेलोशिप्स। जहां भी आपसे मेरा नम्र निवेदन है, कहीं भी मौका मिले मैन्युस्क्रिप्ट लिपि पढ़ने के लिए, पैलियोग्राफी पढ़ने के लिए, उसका यूज कीजिए आप। कभी कभी होता है यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स होते हैं। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, इसके रक्षण के बारे में क्या बोला है, इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। ये एक लेक्चर है उनका, फ्यूचर ऑफ इंडिया करके। My idea is first of all to bring out the germs of spirituality that are stored up in our books, manuscripts, and in the possession of a few only, hidden as it were in monasteries and in forests, to bring them out. देखिए, जो भी अंदर रखा गया है उनको बाहर लाना है, bring them out, to bring the knowledge out of them, not only from the hands where it is hidden, but from the still more inaccessible chest, the language in which it is preserved, the incrustation of centuries of Sanskrit words in one word. I want to make them popular. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के अंदर रूम में पड़ा है, I want to make them popular. ये सबके लिए पॉपुलर करना है। I want to bring out these ideas and let them be the common property for all. ये जनता की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, of every man in India, whether he knows the Sanskrit language or not. देखिए, ये मैंने बोला था, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम संस्कृत वाले हैं और बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं संस्कृत नहीं जानते हैं। whether they know Sanskrit language or not, इसके अंदर जो भी ज्ञान राशि है उनको दिलाना हम संस्कृतज्ञों का कर्तव्य है। और आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। फिर एक बार इसके अधिकारी लोगों के लिए मेरा धन्यवाद समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी को बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत सारे विषयों का संग्रह करके हमारे शोधार्थियों को मातृका
का जो इतिहास है उसके ऊपर आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, तदर्थ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आचार्य जी ने बहुत परिश्रम करके इतना सब संग्रह किया है और हम विश्वास करते हैं कि छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और यह जो आचार्य जी ने पढ़ाया है ये विषय बाद में भी आप YouTube जो चैनल है प्री PhD कोर्स वर्कर, उसके माध्यम से भी आप लोग सुन सकेंगे। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। पुनः एक बार दीपक राज जी का धन्यवाद समर्पित करते हैं। वो आए, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया हमारे शोधार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। हम पुनः बुधवार को एक बार फिर से मिलेंगे। जी, किसी ने पूछा है, एक प्रश्न पूछा है ऑर्थोग्राफी क्या है करके चैट बॉक्स में। जी जी वर्ण विन्यास शास्त्र हम बोल सकते हैं, संस्कृत में वर्ण विन्यास शास्त्र बोल सकते हैं, ऑर्थोग्राफी। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते। वसुंधरा जी लिख रही PDF भेज दीजिएगा गुरु जी। हाँ जरूर जरूर, मैं आपको भेजूंगा। हाँ Definitely. भेजूंगा आप। ठीक है। ठीक है, सभी को धन्यवाद।